वेलकम टू डीडी एकेडमिक। आज आइए फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान की क्लास को हम शुरू करें। आज जैसे फिजिक्स के जो पहले जो पार्ट्स होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ होते हैं, आपके इनर्शिया होते हैं, जड़त्व की बात होती है, इस तरह हम मैकेनिकल पार्ट को हम पूरा करेंगे। देखिए ये ल्यूसेंट के जो है के पे जो फिजिक्स दिया हुआ है उसके जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आधारित है। ये हिंदी और इंग्लिश में है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल दिया गया है, जिस पीडीएफ फाइल से बाद में आप बहुत तेजी के साथ रिवीजन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ फाइल का लिंक जो है यहाँ के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो आते हैं देखिए वेलोसिटी। किसी निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय किए गए दूरी को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। मतलब है किसी निश्चित दिशा में, जैसे ये लड़का सीधा जा रहा है तो वो वेग होगा, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा घूमता है तो वेग नहीं होगा। और इसका यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है मापने की? मीटर प्रति सेकंड। इसे सदिश राशि बोला जाता है। तो देखिए वेलोसिटी के ऊपर क्या क्या सवाल हो सकते हैं। क्या ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो हम बोलेंगे ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है, इसको मापने की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना गया, कितना मीटर गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन। जब वेग स्थिर नहीं है, एक ही स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, संवेग कहते हैं। संवेग का और दूसरा भी हो सकता है, या तो वेग बढ़ रहा है तो हम एक्सेलरेशन या संवेग कहते हैं, या वेग घट रहा है तो इसे क्या कहेंगे? मंदन। मंदन मतलब स्लो। इसकी ये एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। जरा इसको ध्यान में देखेंगे, इसकी यूनिट क्या है। अब देखिए यूनिट के बारे में, हम इकाई के बारे में आपके ल्यूसेंट में पहले दिया है, लेकिन क्या होता है उससे चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, जिसके लिए हमने उस यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में हम थोड़ा सा जब इसको पढ़ लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आज ही में है लेकिन उसको मैंने बाद में रखा है। लेकिन अगर आप ल्यूसेंट को किताब को देखेंगे तो वो पहले है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी, जरा इसको यहां पे हम देखते हैं। यहां से जब ये गाड़ी, ट्रॉली अगर उतर रही थी, चूंकि ढलाव है तो क्या है आप भी समझ सकते हैं, बड़ी तेजी के साथ उतरेगी, तो मतलब एक्सेलरेशन यहां पे आते आते भयंकर तेजी हो जाता है। ठीक है, मतलब ये एक्सेलरेशन, वेग परिवर्तन की दर, एक ही स्पीड से ये नहीं उतरेगा, आप भी जानते हैं। तो यहां से जो ये उतर रहा है, क्यों मैं इसको बढ़ा के बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जानता हूं स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स से आए हैं, तो उनको ये शब्द से ही पहले डर लगने लगता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी इस क्लास में कि मैं सबको साथ में लेके चल सकूं। इसके लिए थोड़े से पिक्चर्स इसमें दिए हुए हैं कि आपको ये सही लगे। चलिए फिर यहां से जो ये तेजी से आने के बाद क्या होगा, इस तेजी के साथ, लेकिन जब इधर उठेगा तो हर सेकंड क्या होगी, इसकी स्पीड घटती हुई जाएगी। आप भी जानते हैं ये हमारे दैनिक जीवन में होता है। तो मतलब देखते हैं कि यहां से गति में परिवर्तन होता गया, यहां गति में परिवर्तन क्या? संवेग था, एक्सेलरेशन था। फिर यहां से भी गति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये गति धीरे बना रहा है, मतलब मंदन कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन फेज है, ये रिटार्डेशन फेज है। चलिए इतना ही काफी है, अब दूसरा बढ़ते हैं। हाँ, उसकी यूनिट क्या है? मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड, ठीक है ना। यहां पे खाली एक स्क्वायर याद रखना होगा। अब आइए सर्कुलर मोशन के बारे में, वृत्तीय गति में। तो मतलब जैसे देखिए ये एक डिस्क थ्रो के लिए वो घूम रहा है, तो ये आदमी देखिए एक वृत्ताकार पथ में अपने को घुमा रहा है। किसको? इस बॉल को घुमा रहा है। अब जानते हैं इस बॉल को छोड़ देगा तो क्या होगा, ये तेजी से सीधा भाग जाएगा। ठीक है ना। तो जब कोई चीज को आप एक इसमें, जैसे आप उंगली में पकड़ के क्या करते हैं, वो की रिंग को जब घुमाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या है? सर्कुलर मोशन है। या साइकिल लेके आप खुद ही एक वृत्त पे घूमना शुरू कर देते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन है।
देखिए उसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वेलोसिटी ये सदिश राशि है, एक दिशा में जाता है, जबकि ये सर्कुलर मोशन ये अदिश राशि है। क्यों, ये एक दिशा में नहीं, हर वक्त इसकी दिशा परिवर्तन होती हुई जा रही है, लेकिन दोनों का जो यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब होते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार पथ पर एक सेकंड में वृत्त के केंद्र पर बना कोण को वृत्ताकार कोणीय गति कहते हैं। देखिए ये भी वृत्त में घूम रहा है, ये भी वृत्त में घूम रहा है, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो मतलब कितना मीटर किया एक सेकंड में, भले उसमें 2 राउंड क्यों नहीं लगा ले, तो उसकी एसआई यूनिट होगी। और एंगुलर वेलोसिटी को क्या है, इसको हम रेडियन में मापते हैं। कहने का मतलब है सपोज कोई धीरे से चल रहा है, मतलब एक सेकंड में यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो पहले यहां था फिर यहां आ गया, तो यहां जो कोण जो बना उसको कोण को हम क्या बोलते हैं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये एक सेकंड में गया तो ओमेगा बराबर क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये अगर थीटा कोण बना है, यहां पे देखिए थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको जानते हैं, इस कोणीय गति को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। कोणीय गति को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ये क्या होता है, कितना थीटा गया और एक सेकंड में गया। तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे अगर 60 डिग्री गया होता, 2 सेकंड में गया होता, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 होता, तो ओमेगा क्या होता, 60 को 2 से भागा देंगे तो 30 होता। तो इसकी कोणीय गति क्या होती, 30 होती। अब आप समझ गए हैं। तो चलिए इसमें आज हम हल्के से हमने जाना वेलोसिटी क्या है और इसकी यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, संवेग होता है, मंदन होता है, और इसकी इकाई मापने की इकाई क्या होता है, मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड होता है। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, वृत्तीय पथ पर जब घूमता है तो उसे वृत्ताकार के पथ पे उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये आपकी वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है, और ये आपकी अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा चेंज हो रहा है। लेकिन एसआई यूनिट में मापना देखिए, ये भी मीटर प्रति सेकंड है, तो ये भी आपका मीटर प्रति सेकंड है। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जाना, ये ओमेगा है, मतलब एक सेकंड में अगर यहां से है तो ये कितनी एंगल जाता है, उसे ही हम कोणीय गति बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं कोणीय गति को, एंगुलर वेलोसिटी को, ये थीटा बाई टी। मतलब अगर यहां से यहां वो 2 सेकंड में गया है और ये 60 डिग्री है, तो 60 को हम 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो चीज है थोड़े से हल्के से हमें समझना है, बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं चूंकि, लेकिन तो भी मैंने देखे कॉमर्स के और आर्ट्स के लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन क्या करोगे दोस्त, आपको अगर सीजीएल पार करना है, सीएचएसएल पार करना है, सीपीओ पार करना है, न चाहते हुए भी इन चीजों को आपको सीखना जरूरी है। और इसके लिए थोड़े से पिक्चर, थोड़े से चीजों को मैं हल्के करके प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आए। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है, गाड़ी में देखो टकराया और कैसे गिरा, भगवान करे आप ना गिरो। तो मतलब ये गया मारा यहाँ पे दम, देखो ये आदमी कैसे गिरता है, इससे हम समझेंगे। गतिमान वस्तु अनंत काल तक, चलो ये गतिमान है, अनंत काल तक एक सीधे में चलेगी, और रुकी हुई वस्तु अनंत काल तक रुकी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उसके अवस्था को परिवर्तन ना करे। यह न्यूटन्स का प्रथम लॉ है। देखिए न्यूटन्स का प्रथम लॉ कब छपा था, 1687 में। 1687, अगर आप जोड़ें तो 500 साल के हो चुके हैं। सॉरी, अभी 2017 है, मतलब 400 साल से कुछ कम हुए हैं। और ये छपा था प्रिंसिपिया में। मतलब यहां भी देखो एक सवाल बनता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसमें छपा था, प्रिंसिपिया में छपा था। कब छपा था, 1687 का सवाल तो नहीं बनता है, यहाँ प्रिंसिपिया जरूर सवाल बनता है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, गतिमान वस्तु अनंत काल तक एक सिद्ध में चलेगी। कोई चीज गतिमान है तो वो चलती ही रहेगी, या रुकी हुई वस्तु अनंत काल तक रुकी रहेगी जब तक, एक कंडीशन है, कोई बाह्य बल उसके अवस्था को परिवर्तन ना करे। देखो जैसे ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो पूरा नहीं बनता है इसका, लेकिन तो भी इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, ये गाड़ी चला रहा है बंदा,
और चलो इधर देख रहा था, सामने दीवार है, दीवार इसको अवरोध करता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया दीवार। अब देखो इसमें दो चीज हुआ, ये आगे फेंकाया, गाड़ी पीछे गया, ये से दो नियम को हम बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो मोशन ऑफ इनर्शिया और रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ये कहां से आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। क्यों, ये जब गाड़ी चल रहा था, जब ये गाड़ी चल रहा था, ये आदमी इसके पे बैठा हुआ था, ये गतिमान था, गाड़ी को यहां पे टकरा गया, गाड़ी टकरा के पीछे की तरफ गया, लेकिन ये जो आदमी था, ये क्या हुआ, ये चलता ही रहने की कोशिश किया। क्यों, न्यूटन्स ने बोला है कि गतिमान वस्तु गति अवस्था में रहना चाहेगा, तो ये गाड़ी से उछल के गिर गया। क्यों, इसकी बॉडी जो है वो आपको गतिमान रहने की कोशिश कर रही थी, तो इसे क्या कहेंगे, मोशन ऑफ इनर्शिया, गति जड़त्व। मतलब वो इसकी बॉडी जो है वो गतिमान रहने की कोशिश कर रहा है, और दीवार से टकरा के ये जो पीछे गया, इसे तो हम क्या करेंगे, न्यूटन्स की तीसरी लॉ के साथ हम इसे जोड़ देखेंगे। तो चलिए हम यहां पे कुछ और भी केस देखते हैं। देखिए बॉल खड़ा है फील्ड में, आप तो बहुत बार फुटबॉल का गेम देखे हैं। चलिए मेरा बॉल जो है थोड़ा सा खींचा खांची से ये गोल नहीं रह गया है, ये आप मैदान में छोड़ के आएंगे तो ये तो वहीं पे रहेगा, है ना, जो न्यूटन्स ने बोला था फर्स्ट लॉ में। अब इसमें आपने बड़ी जोर से किक लगा दी, अब देखिए ये बॉल उछल के जाने लगी, तो फिर क्या, जाके ये देखिए नेट में टकरा गया। तो ये बॉल जो क्या था, ये जाने की ही अवस्था में थी, इसे पृथ्वी खींच रहा था। अगर पृथ्वी इसको नहीं खींचे, आप अगर इस बॉल को लेके आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो क्या होंगे, एक लात मारेंगे तो बॉल कहां चली जाएगी आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो चलती ही रहेगी, न्यूटन्स की पहला नियम है। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपके गोल पोस्ट से टकराया बॉल और आपका नीचे गिर गया। तो देखो ये अनंत, अगर ये आप पृथ्वी की जगह पे आप अगर इसे आप अंतरिक्ष में बॉल को रखते हैं तो वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा, फिर लात मारेंगे तो ये न्यूटन्स के लॉ को मानते हुए चलता ही रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए ये हमारा गतिमान का ये हो चुका है। अब जरा हम दूसरा देखते हैं, जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बचपन में हमें सिखाया गया था, देखिए ये एक कार्ड है, यहां पे एक आपका सिक्का है, ये पानी का ग्लास है या ग्लास है, आप यहां पे कार्ड पे उंगली से ठोका मारते हैं, देखो ये उड़ जाता है, सिक्का गिर जाता है। क्या हुआ मामला भैया, यहां पे जब आपने उंगली से आपने इसको ठोका, ये कागज सरक के निकल गया, ये पीस बोर्ड, क्योंकि इसमें गति का आपने इसमें मूवमेंट दे दिया। तो न्यूटन्स लॉ पहले मोशन में क्या है कि ये गतिमान हो गया, लेकिन सिक्का बेचारा जो बैठा हुआ था इसके ऊपर, वो बैठा ही रहने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, ये इसके साथ नहीं गया, ये इसमें गिर गया। तो ये गतिमान होने के बाद भी ये जो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये न्यूटन्स के पहला नियम है, और इसके चलते सिक्का ग्लास में गिर गया। अब देखिए हम फोर्स के ऊपर बोलते हैं। फोर्स एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है, जैसे रुकी हुई वस्तु में गति या गतिवान वस्तु को स्थिर कर देता है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बल क्या है, ये देखिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि कोई भी बल जो है, कोई भी शक्ति जो है, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाता है। अवस्था दो ही हो सकता है, न्यूटन के अनुसार अवस्था उसने दो ही बनाया। क्या बनाया, पहला कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिमान है, कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिमान है। तो जैसे यहां पे सब स्थिर था, यहां पे इसने एक्सटर्नल फोर्स से मारा, इसे ठोका, ये गतिमान हुआ, ग्लास भी नहीं हुआ और ये सिक्का भी नहीं हुआ, ये दोनों अपने जगह पे रहे। आप बोलेंगे ग्लास भारी है, चलो मान लिया, सिक्का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अपने स्थिर अवस्था को बनाए रखने की कोशिश किया। किसने बोला था, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने, जिसके लिए ये गिर गया, ये निकल के देखिए उड़ गया है और ये गिर रहा है। और ये जो आपने दिया, ये क्या दिया इसने, इसमें बल लगाया। बल लगाने से ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगाया गया, जिससे इसकी अवस्था में, इस कार्ड की अवस्था में परिवर्तन आ गया। ये स्थिर था, ये गतिमान हो गया, और अब ये भी गतिमान हुआ,
लेकिन ये इसके चलते गतिमान नहीं हुआ, चूंकि इसको पृथ्वी खींच रही है, इसके लिए सिक्का ग्लास के अंदर घुसा। तो चलिए हम पकड़ लिए। अब बल के बारे में भी सोच रहे हैं। बल ही वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करता है, और बल का जो मापने का वो है न्यूटन। क्यों? ये न्यूटन के हम क्या कहते हैं रेस्पेक्ट में इसके एसआई यूनिट को हमने न्यूटन बोला। ये न्यूटन का मान क्या है? जब 1 केजी की कोई वस्तु 1 मीटर दूर आप उसको ठेल के लेके जाते हो, किसी 1 केजी के वस्तु को जब 1 मीटर ठेल के लेके जाते हो, तो जितनी शक्ति की जरूरत होता है उसे हम 1 न्यूटन बोलते हैं। अब चलिए मोमेंटम। मोमेंटम और क्या कहते हैं इसको हम संवेग बोलते हैं। मोमेंटम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। मोमेंटम का क्या है? वेग गुना द्रव्यमान। वेग का मतलब हुआ वेलोसिटी, मतलब ये सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसे हम मास से गुना करते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए गाड़ी को मैंने दिखा, मैं इसके ऊपर के जो वैल्यू को नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं हल्के से समझता हूं। एक गाड़ी है, सपोज कि आपके दोस्त की मोटर है, आप साइकिल से आके धक्का मारे, गाड़ी हिलेगा क्या? हिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी की वजन जो है वो आपके 500 किलो की है, ये स्थिर है। आपकी साइकिल की वजन जो है वो 30 से 40 किलो है। आपकी पूरी वजन लेके कितना होता है? आपकी 130 किलो। अब 130 किलो से अगर आप 40 किलोमीटर की स्पीड में मारेंगे तो गाड़ी थोड़ी सी हिलेगी, क्योंकि गाड़ी की वजन जो है ये 500 किलो से ऊपर है। लेकिन इसके लिए गाड़ी हिली नहीं। अब देखिए बड़ी सी ये 3000 किलो है, इसकी 1 टन है, इसने पकड़ लिया, 500 के 1000 किलो है, ये रुकी हुई है। ये जब मारती है गाड़ी को धक्का, जैसे कोई अगर पीछे से आप जानते हैं छोटा ट्रक या मैटाडोर आके मारा, आप भी जानते हैं गाड़ी तुरंत बढ़ जाएगी। तो आपके साइकिल से मारने से क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपके साइकिल और आपका वजन और ये जो वेग मिला के जितना होता था वो इससे कम था, गाड़ी के वजन से कम था, जिसके लिए उस संवेग का प्रभाव नहीं हुआ। अब एक नहीं तो दूसरे तरह संवेग क्या है? तो संवेग क्या होता है? वेग और मास के वजन का। अब चलिए जैसे बंदूक की गोली, अरे आप हाथ से उठा के मारिए ना किसी को, क्या वो गोली किसी के शरीर के अंदर जा सकता है? अगर आप हाथ से मारते हैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भैया? बंदूक से आप मारते हैं तो वो किसी के शरीर के अंदर घुस जाएगी, और अगर आप हाथ से आप उसको मारेंगे तो नहीं, क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि बंदूक की गोली का तो मास मतलब है उसका वजन, वजन तो वही है। वेग जो आपकी हाथ से जो आप वेग करते हैं वो वेग उतना नहीं होता है कि किसी के शरीर के अंदर में गोली घुस जाए। लेकिन वही अगर बंदूक से जब आप छोड़ते हैं, आपके छोड़ने मतलब फेंकने की गति की 100 गुना ज्यादा तेजी से हो जाता है, जिसके लिए इसकी संवेग जो है, मोमेंटम है, उतना शक्तिशाली हो जाता है कि किसी के भी शरीर को छेद कर बाहर निकल जाता है। तो आप संवेग क्या समझे? न वेग सफिशियंट है, न द्रव्यमान सफिशियंट है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? ये भयंकर ताकत हो जाता है। ये इसकी मात्रा क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी किसको दर्शाता है दोस्त? केजी दर्शाता है मास को। मीटर प्रति सेकंड किसको दर्शाता है? वेलोसिटी को। तो मोमेंटम का जो है यूनिट होगा क्या? केजी मीटर प्रति सेकंड। आशा करता हूं इसको आप थोड़ा समझ चुके हैं। चलिए अब आगे को चलते हैं। अरे यहां तो सब कुछ चल रहा है, देखो यार। चलिए हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होता है। मतलब जितना फोर्स आपका ज्यादा होगा, आपका मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। चेंज ऑफ मोमेंटम, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? मात्रक
एसआई यूनिट क्या होता है, हमने पहले ही बोला था, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर। सीधी सी बात है कि अगर आपने क्या था, थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि अगर आप किसी बंदूक के गोली को हाथ में उठा के किसी को मारते हैं तो उसकी बॉडी नहीं, आपका बॉडी का आर पार नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि संवेग जो है गोली की वजन और वेग का गुना है। तो वेग आपका कम है, बंदूक की गोली का वजन तो वही का वही है, तो उसमें उतनी ज्यादा संवेग पैदा ही नहीं होता है। जबकि वही बंदूक की गोली को जब आप किसी बंदूक के अंदर से डालते हैं तो संवेग जो है, चूंकि गति बहुत ज्यादा बढ़ गया इसलिए संवेग भी ज्यादा बढ़ गया, और गति जो है, फोर्स जो है, वो क्या है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, संवेग की परिवर्तन की दर अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होता है। अगर अप्लाइड फोर्स कम होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, ये छोटा सा बंदा है यार, इसने बड़ा बॉल को जोर से भेज दिया तो इसकी तो हालत क्या होगी ना, वही होगी ना। अब दूसरी एक देखें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक एक्शन के विपरीत बराबर रिएक्शन होता है। ठीक है ना, हम दैनिक जीवन में देते हैं, एक आदमी को गाली दो तो उतना जोर से गाली देता है, मतलब एक्शन किया वो रिएक्ट करता है ना, वो नहीं है। चलिए फिजिक्स में देखते हैं, बंदूक से गोली चलने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, नाव के किसी किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, रॉकेट की उड़ान में इस तरह की, मतलब है कि आप किसी चीज को जितने जोर से दबाते हो, एक्शन करते, फोर्स लगाते हो, वो भी उतना ही जोर से आपको उल्टे तरह में देता है। चूंकि मैं इसको इतने ही बोल के इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आगे इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा होगी, तो इसके लिए इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगा। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम। देखिए, टक्कर के पहले और बाद संवेग बराबर रहता है। ये तो मैं जानबूझ के उस टक्कर को ऐसे दिखा रहा हूं, ये कोई आपका इसमें कोई साइंटिफिक ये नहीं है, ये तो सिंपली एक चीज को दिखाने के लिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मटेरियल को हल्का करने के लिए मैंने दिखाया है। संवेग का संरक्षण का नियम मतलब टक्कर के पहले और बाद संवेग बराबर होता है। कहने का मतलब है, एक गाड़ी जा रही थी, ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले हम यहां पे देखते हैं, इस चीज को हम पीछे आते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं तो इसमें हमको समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए, यहां पे जरा आइए, ये इस गाड़ी में इसकी संवेग क्या होगी, इसकी वजन है 3000 और वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी संवेग क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इसकी 3000 है और ये 30,000 है। ठीक है ना, ये क्या हुई, जब ये गाड़ी की संवेग कितनी होगी, 30,000, ठीक है, और क्या होगी, केजी मीटर प्रति सेकंड का, इसकी 30,000 केजी मीटर प्रति सेकंड की मोमेंटम है। ये गाड़ी स्थिर थी, इस गाड़ी की वजन कितनी है, 1000 है। अब ये गाड़ी को धक्का मारा, ठीक है ना, अब मोमेंटम कितना था, देखो 30,000, अब देखो 30,000, यहां पे ये गाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड से आगे की तरफ बढ़ गई, तो यहां पे कितना खर्चा हो गया, 1500 मीटर प्रति सेकंड की जो है 1500 केजी प्रति मीटर, 1500 केजी मीटर प्रति सेकंड की संवेग इसमें पैदा हुआ। तो इसमें जब 3000 तो ऐसे ही है, तो फिर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, इसको 1500 होना, अगर टोटल तुम्हारा 30,000 है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 15,000 हो गया, तो यहाँ भी 15,000 रखने के लिए 30,000, मतलब इसकी वेलोसिटी जब हाफ मीटर प्रति सेकंड होगी, ये 15 मीटर प्रति सेकंड के से दौड़ गया सामने, ये क्या, इसकी वेलोसिटी हाफ मीटर प्रति सेकंड, क्यों हाफ मीटर होगा तभी तो ये सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड होगा तभी तो ये 15,000 होगा, आई एम सॉरी। तो फिर ये जो है, ये मतलब है कि संवेग के पहले, टक्कर लगने के पहले भी पूरे सिस्टम का क्या था,
ये 30,000 था, क्या कि 3,000 का गुणा 10 से किया 30,000। यहां तो ये 0 हो गया, 1000 को 0 से गुना करेंगे 0। तो यहां पे पूरा जो संवेग था 30,000 का था। जब टक्कर मारा तो 15,000 आगे निकल गया, इस गाड़ी को मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 15,000 ही मिलेगा। तो 15,000 में अगर इसकी 3,000 केजी वजन है तो इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होगी। तो कहने का मतलब है कि हम उस नियम को जाके देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या बोलता है? वो ये हमें बताता है कि संवेग टक्कर लगने के पहले और टक्कर लगने के बाद में दोनों की जो संवेग होती है वो बराबर होगा। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा सा नीरस क्लास को करें, लेकिन यह जानना तो जरूरी है। ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है। ग्राम क्या है? वजन है। सेकंड क्या है? समय है। तो हम किसी चीज को जब भौतिक विज्ञान में करते हैं, लंबाई, वजन और समय। लंबाई देखिए भौतिक राशि है। एसआई को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान मतलब वजन को किलोग्राम में मापते हैं। समय को हम सेकंड में मापते हैं। ताप जो है एक और भी आया है, इसे केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला से मापते हैं। पदार्थ के परिमाण को हम मोल से मापते हैं। जब मॉलिक्यूलर वेट होता है, जब आणविक वजन लेना पड़ता है, किसी के अणु के वजन को मोल से करते हैं। तो देखिए मेरे वो स्टूडेंट फ्रेंड्स जो आपके आर्ट्स से आए हैं, जो आपके कॉमर्स से आए हैं, उनके लिए है तो ये 7 चीज को तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। वजन का है किलोग्राम। समय का सेकंड है। ताप का केल्विन है। इसको, ये आपके लिए नया है, इसे याद कर लेंगे। खाली देखिए ताप ही आपको केल्विन याद करना है, ये सब तो पता ही है आपको। विद्युत धारा एम्पियर है, ये भी पता है। ज्योति तीव्रता जो है, रोशनी की तीव्रता जो है, उसे कैंडेला में मापा जाता है और पदार्थ की परिमाण मोल में मापा जाता है। तो अगर देखा जाए तो 7 में से 3 और 4 आपको पता है, 3 आपको याद करना है। एसआई का अब सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है? मूल यूनिट से जो निकला हुआ रहता है। जैसे समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है, किसी समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं, और किसी घन के कोण को मतलब 3D को जो मापते हैं उसको स्टेरेडियन में मापते हैं। ये दोनों नया है, ये तो भी आपके पास आया होगा, ये नया है, तो इसे आपको याद करना होगा। तो ये फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में हम ये 7 आते हैं, साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आते हैं, तो मिला के फंडामेंटल में 9 यूनिट आते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये एक सवाल बनता है, एसआई की जो है पहले का जो था, अब नया नाम क्या हुआ? देखिए ताप का डिग्री सेंटीग्रेड था, ये क्या था? ये पुराना था। अब इसे क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस, ये नया हो गया है। पहले क्या था? कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, आवृत्ति को, अब इसको हर्ज बोलते हैं। तो कंपन प्रति सेकंड ये क्या था? आवृत्ति का था, फ्रीक्वेंसी का था, इसका नया नाम हर्ज हो गया है। कैंडल शक्ति मतलब ये कैंडल पावर, ये पुराना था, अब इसको हम कैंडेला बोलते हैं। पहले जो किसी रोशनी की जो ताकत होती थी उसे क्या बोलते थे? कैंडल पावर। जैसे अश्व शक्ति होता था, हॉर्स पावर, उसी तरह कैंडल पावर होता था, लेकिन आज के डेट में इसे क्या बोला जाता है? कैंडेला बोला जाता है। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है ये डिराइव्ड यूनिट है, मतलब बेस यूनिट जो है, बेसिक यूनिट से है, उससे लाया गया है। क्यों? आप मीटर से सारा चीज को मापेंगे तो
यहां से जो अगर आप क्या कहते हैं सूर्य की दूरी कितना है आपके शायद मीटर में मापेंगे तो एक घर का पूरा दीवार की लंबाई भी लेंगे शायद कम पड़ जाएगा उसके यूनिट को लिखने के लिए। किलोमीटर में भी वही है। तो हम पार्सेक में गिनते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लाइट ईयर में गिनते थे। एक लाइट ईयर मतलब क्या है? प्रकाश की रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 15 मीटर मतलब यहां 15 सुनना आपको और लगाना है, ठीक है ना? तो ये मिलके एक प्रकाश वर्ष होता है। और पार्सेक क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर ये होता है। इसको आप अगर जो सीपीओ कर रहे हैं, जो एमटीएस कर रहे हैं, प्लीज मेरा निवेदन है इस वैल्यू को आप याद करेंगे। सीजीएल में अब ये नहीं आते हैं लेकिन सीपीओ वगैरह में अभी भी आते हैं। तो सबसे बड़ा इकाई क्या है? पार्सेक है, दूरी को मापने की इकाई। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। अब सीजीएस पद्धति में बल मतलब फोर्स को डाइन बोलते हैं एवं एसआई पद्धति में न्यूटन है। ये क्या है? सेंटीग्रेड ग्राम प्रति सेकंड। एसआई यूनिट क्या है? दैट इज मीटर केजी प्रति सेकंड, जो पहले हम बोल चुके हैं। अब एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। इसे हमें याद करना है, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये डाइन इंग्लिश का उड़ गया है। अब देखिए बल की याद रखना है। ये क्योंकि ये पूछे जाते हैं इसलिए इसको मैंने थोड़ा ज्यादा अलग से लिखा है। वर्क मतलब कार्य की सीजीएस पद्धति का मात्रक अर्ग है और एसआई पद्धति में जूल है। ये जो थोड़ा सा है ना, ये सवाल बन जाते हैं इसमें। सीजीएस में अर्ग बोला जाता है। सीजीएस मतलब फिर से बोल देता हूं, सेंटीग्रेड ग्राम पर सेकंड। इसमें इस सी से सेंटीग्रेड, जी से ग्राम, एस से सेकंड। इसका जो सबसे छोटा बोला अर्ग से बोला जाता है। एसआई मतलब यूनिट मतलब क्या है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। इसमें क्या होता है? सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाता है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाता है, यहाँ ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाता है, सेकंड वही रहता है। तो एसआई पद्धति में इसकी मात्रक जूल है। तो बराबर अर्ग से बहुत ज्यादा बड़ा जूल होगा। क्यों? यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, यहाँ ग्राम है, यहाँ आपका क्या कहते हैं केजी है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7। ये हमने समझ लिया। अब हम चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 10 की घात में जो है इंग्लिश में बहुत सारे बात होते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लें। एक डेकामीटर मतलब 10⁻1, एक हेक्टोमीटर मतलब 10 का स्क्वायर। इसको जरा देखना होगा, इसको पढ़ूं क्या? हाँ, एक्सा इज इक्वल टू 10⁻18, पेंटा इज इक्वल टू 10⁻15 टेरा। ये देखिए, ये जो एमटीएस वाले को थोड़ा सा करना होगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। गीगा बराबर 10⁻9, मेगा बराबर 10⁻6। और सीजीएल वालों के लिए इस पे ज्यादा है, इस पे 2-4 बार पूछा गया है। जैसे नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है ना? ये क्या है? ये आपके सबसे छोटे चीजों को, जैसे बैक्टीरिया को हम जो है नैनो पे मापते हैं, माइक्रो पे मापते हैं, से नैनो नहीं माइक्रो पे मापते हैं, 10⁻6 से मापते हैं। अभी देखिए स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि जिसमें मात्रा होता है मगर दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान, चाल। चाल का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी और चाल एक ही है। अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो उसे वेलोसिटी बोलेंगे, वेग बोलेंगे। यहां से आप ऑफिस जा रहे हैं, एक ही स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन वो चाल क्यों हुआ? क्योंकि कभी आप दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, रास्ता जैसे चला हुआ है। और अगर सीधी रास्ता में वही चाल पे आप चल रहे हैं तो वो वेलोसिटी होगा, क्योंकि आप एक दिशा में जा रहे हैं। तो अदिश राशि के साथ दिशा जुड़ा हुआ नहीं होता है, डायरेक्शन जुड़ा हुआ नहीं होता है।
जैसे समय में तो कोई डायरेक्शन का मामला आता ही नहीं है, एनर्जी में भी कोई डायरेक्शन का मामला आता ही नहीं है, काम आपने कितना किया उसमें कभी कोई डायरेक्शन का मामला आता ही नहीं है, वॉल्यूम में भी कोई डायरेक्शन का मैटर नहीं आता है। स्पीड मैंने बोला, स्पीड वेलोसिटी का उल्टा है, वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और किसी चीज को वजन करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का कोई मैटर होता ही नहीं है। और अब देखिए सदिश राशि क्या है, सदिश राशि में आपका दिशा जुड़ा हुआ है, जैसे वेग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। आप अगर यहाँ इस एक ही दिशा में होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। फोर्स मतलब फोर्स के साथ दिशा लगा हुआ है, आप बल लगा रहे हैं तो किधर बल लगा रहे हैं, तो इसके साथ दिशा जुड़ा हुआ है। एक्सेलरेशन, इसमें भी दिशा जुड़ा हुआ रहता है। तो हम इसको हम करते हैं क्या, वेग, विस्थापन, फिर है बल, त्वरण। ये चार चीज जो है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये जो है सदिश राशि है, जिसे इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, मैंने बोला ना किधर हुआ, एक ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड क्या है, एक सेकेंड या एक मिनट या एक घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बटे समय। एसआई यूनिट चाल का भी देखिए मीटर प्रति सेकंड है, और वेग का भी है मीटर प्रति सेकंड है। चाल में क्या है, आपकी दिशा नहीं है, वेग में क्या है, दिशा है। चलिए अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, आवेग। देखिए आवेग और संवेग दोनों मोटा मोटी एक ही चीज है। आवेग का मतलब लेकिन होता है बड़ा बल थोड़े समय के लिए, ठीक है ना, बड़ा बल थोड़े समय के लिए। कभी आप किसी क्रैकर को फटते हुए देखें, मतलब है कि बड़ा फोर्स होता है, खुद छोटे समय के लिए जोर से आवाज होता है, तो बड़ा बल थोड़े थोड़े समय के लिए उसे आवेग कहते हैं। कोई बड़ा बल थोड़े समय के लिए होता है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। बल की दिशा की मात्रक होता है, ये आपकी जो बल की दिशा, ये सदिश राशि क्या है, बल की दिशा, क्योंकि बल लगा हुआ है, बल एक सदिश राशि है, इसलिए आवेग भी एक सदिश राशि है। अब देखिए इसकी मात्रक क्या है, न्यूटन सेकंड, एनएस बोलते हैं। आवेग की मात्रा क्या है, न्यूटन सेकंड। अब देखिए अब दो बहुत ही आप तो जानते ही हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले हम जान लें कि जैसे समझ लीजिए कि एक वृत्त है, एक वृत्त के चारों तरफ ये बॉल घूम रहा है, तो इसमें दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स ये चूंकि बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बोलते हैं। अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ, अपकेंद्रीय मतलब जो केंद्र से बाहर जाने लगता है, की कोशिश करता है। अर्थात अगर आप किसी क्या कहते हैं, डोर के साथ किसी पत्थर को बांध के आप घुमाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, जैसे डोर छूट जाएगा तो वो इधर की तरफ भागेगा। इसके तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो इसके तरह हमारा अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय शब्द के कैसे समझेंगे, अपकेंद्रीय मतलब जो केंद्र से बाहर की तरफ जाने जा रहा है, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र के अभिमुख में जो जाने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश में सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। पेटल जो देखिए मैं इसको कैसे याद रखूंगा, पेटल में फूल की पखुड़ी होती है जो फूल के केंद्र की तरफ पहले मुड़ी होती है, जब कली अवस्था में होती है। पेटल हम एक तरह से कली को भी बोलते हैं। तो फिर ये सेंट्रीपेटल है, जो केंद्र की तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, वो सेंट्रीपेटल है, और जो केंद्र से बाहर जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल है। अब देखो, कोई अगर द्रव्यमान का पिंड भी चाल से आर त्रिज्या, मतलब ये अगर है, सपोज कि ये है भी स्पीड से चल रही है, कि स्पीड से भी स्पीड से चल रही है, आर इसकी त्रिज्या है, मतलब रेडियस है, ये रेडियस आर है, तो पर उसके ऊपर कार्यकारी केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। देखो ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं,
तो ये क्या होगा, F जो बल बराबर क्या होगा, वस्तु का वजन गुना चाल का स्क्वायर बटे उस वृत्त की त्रिज्या। F बराबर mv² बाई r। r इस वृत्त की रेडियस है, m जो है इस चीज की वजन है, और v जो इसकी वेलोसिटी है। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर, ये फोर्स है ना, तो F है ना, तो ये बराबर होगा mv² बटे r। अब देखिए एक जैसे ये आप क्या कहते हैं, एक बाल्टी को लेके आप इसे घुमा रहे हैं, तो ये बाल्टी क्या इधर से, चूंकि इसमें पानी है, इधर छीट निकल के भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है। तो ऐसे हालत में अब ये बाल्टी इसके साथ लगा हुआ जब तक घूम रहा है, तो मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। अब देखिए एक चीज को इसमें देखिए, यहां आपको एक चीज है, ऐसे अगर लगता है कि जब आप किसी मतलब वृत्ताकार रास्ते पे घूम रहे हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं, जो आपका सर्कुलर नहीं, ट्रैफिक पुलिस के जो जगह होता है ना, वहां पे जब एक सर्कल लेना पड़ता है, आप जिधर सर्कल लेना पड़ता है उधर ही आप शरीर को घुमाते हैं। इस सवाल में लड़कों को मैंने देखा है बहुत जगह गलती करते हैं, अगर मेरे को बाएं तरफ जाना है तब झुकेंगे किधर, बाएं तरफ ही झुकना होगा, ऐसा नहीं कि दाएं तरफ झुकेंगे। गाड़ी जब ये बाएं तरफ जा रही है, इस तरह जा रही है, पकड़ लेते हैं, तो देखिए रास्ते के उठाव इधर होता है, तो और ये ऐसे होगा, न कि ये रास्ता ऐसे होगा, ठीक है ना, ये रास्ता ऐसे होगा। तो फिर ये आपका, तो किधर झुकना चाहिए एक जो पूछा जाता है, तो मतलब आपको जिधर बेंट हो रहा है आपके साइकिल या गाड़ी को उधर ही झुकना है। और रास्ते की बात होती है तो जिधर बेंट हो रहा है उसी की तरफ ये डाउन होगा। अब क्या होगा, उसके उल्टे तरफ होगा। आशा करता हूं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप समझ चुके होंगे, और इसकी मान क्या है, F बराबर होता है mv² बाई r। देखिए आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन इससे जो सवाल जो पैदा होते हैं उसमें बहुत सारे सवाल जो है ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, एक स्वाभाविक व्यक्ति को ये सारे चीजें जानना जरूरी है। मैं इस तथ्य को आदर करते हुए बस इतना ही जानना चाहता हूं, कितने लोग इस तरह के स्वाभाविक विद्याओं को जानते हैं। शायद कोई नहीं, लेकिन एसएससी हमसे ये रखता है कि हमें जानना जरूरी है। लेकिन एक बात तो तय है, इन एग्जाम को देने के चक्कर में हम जो हमारे पढ़ते वक्त में जो हम पूरे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसे फिर से जान लेना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आते हैं एक लीवर के ऊपर। लीवर को क्या बोलते हैं, देखिए यहां पे लोड है, ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये लोड है, ठीक है ना, ये प्रयास है, ये 1 टन का वजन है, ये एफर्ट लगा रहा है हाथ से, ठीक है ना, और ये क्या है, टेक या आलम बोलते हैं, फुलक्रम बोलते हैं इसे टेक या आनंद बोलते हैं। अच्छा, पहले एक मोमेंट ऑफ फोर्स भी रह गया, पहले उसको खत्म कर दें। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ, सॉरी आगे बढ़ गया, इसे पीछे करना होगा मुझे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, एक मिनट, ये थोड़ा सा बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष की परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण बोलते हैं। अभी कभी आपने इसको खोला है, क्या कहते हैं, किसी बोतल के ऊपर के ढक्कन को, या आप पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से अगर आप स्क्रू को टाइट करते हैं तो फिर आपका बल क्या है, आपकी बल और आघूर्ण भुजा है। जैसे आप स्लाई रेंच से किसी चीज को खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, खाली हम मोमेंट ऑफ फोर्स को खाली आप न्यूटन प्रति मीटर, चूंकि यहां पे कोई इसका उस तरह का पिक्चर नहीं है तो फिर मैं इसको यहां नहीं, आगे मैं समझाऊंगा। इसके पहले आइए सिंपल मशीन को समझ लें।
यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या इसको समझने वो समझना आपको। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। भार यहां पे है, फोर्स यहां लगा रहा है, इसको उठा रहा है। ये क्या है? सिंपल मशीन है। तो सिंपल मशीन में क्या होगा? एक तरफ भार होगा, एक तरफ एफर्ट होगा और एक फुलक्रम होगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? देखिए, ये वजन गुना ये फुलक्रम से इसकी डिस्टेंस, ये बराबर होगा ये दूरी गुना इस आदमी द्वारा लगाया गया वजन। ये केवल कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से आपके आर्किमिडीज ने बोला था कि अगर आपके पृथ्वी को हटा के कहीं और लेके जाना है तो मेरे को ब्रह्मांड में खाली एक ऐसा फुलक्रम दे दो जिसपे टेक लगा के पृथ्वी के नीचे लगा के मैं इसको दूसरी जगह ले जा सकूं। लेकिन ये हकीकत में संभव ही नहीं है। ना उतना बड़ा डंडा मिल सकता है और ना आप अंतरिक्ष में किसी फुलक्रम को रख सकते हैं। तो जो भी वो कहने का मतलब है कि आप यहां 1 टन के वजन को एक हाथ से उठाए। 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। और ये सच्चाई है, ये पॉसिबल है। और इसके लिए आज जितनी भी मशीन की बात है, कहीं कहीं पर ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इसके हिसाब से ही ये चलता है। तो चलिए, जैसे देखिए इसकी कैलकुलेशंस कैसे होता है जरा हम समझ लें। यहां से ये मशीन को यहां पर इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स, दो बड़े बटखरे हैं। अब देखो, इसका 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन का है। आइए आप पकड़ लेते हैं ये 20 किलो का है, ये 10 किलो का है। ठीक है ना? आपके हिसाब से तो ये इधर झुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में ये पूरा सीधा खड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 20 किलो, मैं न्यूटन की जगह किलो पकड़ता हूं, प्लस 1 मीटर की दूरी, कितना हुआ? 20 हुआ। इधर 10 की वजन है, इसका हाफ वजन है, लेकिन ये 2 मीटर की दूरी है, तो 10 दूनी कितना हुआ? 20 हुआ। तो ये सीधा सीधा खड़ा रहेगा। आप यही जानेंगे, बोलते हैं ना बटखरे से डंडा मारता है। डंडा मारने में ये वजन करने वाला जो होता है इसके बीच में नहीं होता है। अगर ये बीच है, थोड़ा सा इधर हटा के रखेगा, जिससे क्या होता है, ये दूरी बढ़ जाती है, ये दूरी घट जाती है। इस डिस्टेंस का जितना ये बीच के करके नहीं करता है, उसके चलते क्या होता है, इन दोनों में वजन में कमी होता है। तो डंडा मारने वाली जो कहानी है उसमें समझ लीजिए, एक तरफ ये बीच में कभी भी आपके तराजू के बीच से वो पकड़ने वाला धागा नहीं रहता, थोड़ा सा इधर या इधर रहता है। तो चलिए हम इसको तो समझ लें। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे हमें और भी कुछ जानना होगा, उससे पहले हम जान लें। देखिए, ये लीवर जो हमने बोला, ये लीवर 3 तरह का होता है। देखिए, इसका मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मैं पीडीएफ फाइल इसका आपके इसमें होगा, ये जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। और ये आपके, क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो है आपका क्लास 1 लीवर है, क्लास 2 लीवर है, क्लास 3 लीवर है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। और ये सीजीएल के एसएससी के सीजीएल, सीपीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, अब कुछ भी एमटीएस, कहीं भी ये अगर फिजिक्स में है तो ये आता ही आता है। तो देखिए, क्लास 1 में क्या होता है, फुलक्रम कहां रहता है, टेक कहां रहता है, आलम कहां रहता है, ये लोड और एफोर्ट के बीच में रहता है। देखिए, आप ढक्कन को एक स्क्रूड्राइवर से खोल रहे हैं, तो आप प्रयास कहां कर रहे हैं, यहां के पकड़ के। ठीक है, ये प्रयास एफोर्ट हुआ। आपका जो स्क्रूड्राइवर का एक माथा जो है इस ढक्कन के किनारे पे लगता है, जिसको हम टेक बोलते हैं। और लोड मतलब है कि इस ढक्कन को खोलने के लिए जो लोड आप लगा रहे हैं, ये लोड है। तो ये क्या हुआ, ये एफोर्ट है, ये लोड को उठाने की कोशिश कर रहा है, बीच में टेक है, ये लोड, टेक और एफोर्ट। अगर फुलक्रम बीच में है तो ये क्लास 1 है। क्लास 1 में यांत्रिक लाभ 1 या 1 से कम या 1 से ज्यादा हो सकता है। यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, यहां से वो होता है ना, ईंटे को उठाया जाता है, यहां देखिए एफर्ट लगा रहा है। ये देखिए यहाँ पे फुलक्रम है और यहां से ये पत्थर को उठाया जा रहा है। अब आप घर की कैंची को ले लीजिए, ये टेक है, आलम है, क्या कि इसी पे ये दोनों घूमता है। यहाँ कैंची पे दोनों उंगली में फंसा के यहाँ पे एफर्ट लगते हैं, जिससे यहाँ बीच में रखा हुआ चीज कटता है।
ठीक है। अब देखिए क्लास 2 में क्या होगा, क्लास 1 में टेक बीच में, क्लास 1 में क्या होगा, टेक पहले आएगा, उसके बाद भार आएगा, उसके बाद एफोर्ट आएगा। आपको उसको याद रखने के लिए खाली इस गाड़ी को आपको दिमाग में रखना है। क्लास 2 में क्या है, ये गाड़ी आप देखें, एक चक्के वाला गाड़ी, ये बहुत जगह आपने देखा है। इसमें क्या होता है, देखिए ये टेक है, क्योंकि यही पे चक्का तो यही पे घूम रहा है ना, ये टेक है, ये रास्ता है, ये टेक है, आलम है, ये आपका रॉड है। देखिए कोई सामान यहां पे रखा गया, ये लोड है, और हाथ से ये पकड़ा गया, ये एफोर्ट है। तो क्या हुआ, अगर आप इस गाड़ी को सोचते हैं तो पहले फुलक्रम है, एक साइड में आ गया, यहाँ फुलक्रम या आलम जो आपको बीच में था, यहाँ एक साइड में आ गया, बीच में लोड आया, और यहाँ हाथ है। अब देखिए इस गाड़ी के, अब मोटर गाड़ी के इसको देखें, इसका देखिए यहां पे दरवाजा इसका सटा हुआ है, इस गाड़ी के बॉडी से है ना, हिंज के साथ सटा हुआ है। तो ये क्या है, फुलक्रम पोर्शन है, ठीक है। और आप जो है इस दरवाजे का वजन जो है बीच से जा रहा है, तो लोड बीच में है, और आप हाथ से दरवाजे के किनारे पे जो हैंडल है वहां पे लगाते हैं, मतलब एक किनारे एफोर्ट है। देखो एक किनारे एफोर्ट है, इसकी यहां उसका तुलना करो, यहां पे चक्का था, यहां पे इसके बॉडी के साथ ये लगा हुआ है, ये इसका वजन इधर है, और इस जो क्या है पूरा दरवाजा, इसका वजन क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरेगा, मतलब बीचों बीच गुजरेगा। तो मतलब आपका जो प्रयास एक साइड है, प्रयास के बाद लोड है, वजन है, और उसके बाद टेक है, फुलक्रम है। ये क्या है, इसमें यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा हो सकता है। तो देखो क्लास 2 में यांत्रिक लाभ एक से बराबर ज्यादा मिलेगा। अब आप क्या, ये देख लीजिए यांत्रिक क्लास 3। क्लास 3 में देखिएगा, अब जब झाड़ू, जब इस तरह की झाड़ू होती है, एक हाथ से इसे पकड़ा जाता है, इसमें कोई आप जोड़ नहीं लगाते हैं। झाड़ू को चलाने के लिए बीच से हाथ में यहां पे जो पकड़ के आप जोड़ लगाते हैं, तो ये क्या है, एफोर्ट है। और यहां पे क्या है कि रास्ते के आप मैले को साफ कर रहे हैं, तो ये लोड है। तो एफोर्ट कहां पे है, बीच में है। फुलक्रम क्या है, एक साइड में है। देखो तो क्लास 2 क्लास 3 में फुलक्रम बीच में होता है, ये सो एक साइड में होता है। अब क्लास 2 में लोड बीच में आ जाता है, क्लास 3 में एफोर्ट बीच में आ जाता है। अगर जब बीच में एफोर्ट आएगा तो याद करेंगे कि आपकी यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, मतलब 10 किलो का वजन लगाएंगे यहाँ पे फायदा जो आपको 8 किलो का मिलेगा। आपकी यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कम होगा। जरा आप चिमटा को पकड़ के सोचिए, दिन में चिमटा को बीच से पकड़ा जाता है, यहां से आप दाबते हैं, तो ये आपकी एफोर्ट है, ये फुलक्रम का पोजीशंस है, और लोड मतलब बाल या कुछ भी पकड़ रहा है, ये है। अब देखिए मछली का भी देख लीजिए, मछली को पकड़ने की जो ये है, इसका भी देखिए ये फुलक्रम है, यहाँ हाथ से पकड़े हैं, यहाँ झाड़ू जैसे मार रहे हैं, उसी तरह देखिए यहाँ से आप क्या, मछली जब पकड़ती है कोई चीज, आप यहाँ से इसको हटाते हैं, खींचते हैं, तो ये फुलक्रम हो गया, ये एफोर्ट हो गया, ये लोड हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 की ये जो वीडियो है, ये आपके लिए काफी जरूरी है, काफी ये है। और इसकी पीडीएफ फाइल अगर आपके पास रहता है तो ये आप एक नजर में हर वक्त देख सकते हैं। तो प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ फाइल है उसे आप जरूर उठा लेंगे। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ल्यूसेंट में जैसे स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, फिर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे बोलते हैं, जरा इसको पढ़ लें। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वो वस्तु जिस स्थिति में रखा जाए। वस्तु भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपर मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। कहने का क्या मतलब, इतना बड़े बड़े शब्दों का तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाता होगा आप लोगों को। देखिए ये आदमी है, ठीक है ना, इसकी नाभि यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात। इस आदमी को नाभि के ऊपर सीधा खड़ा कर दीजिए, आदमी एकदम ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा। आपने कहा है नाभि के ऊपर, नाभि जो इंसान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मतलब आप किसी चीज को, एक चवन्नी अगर लेते हैं, 1 रुपए का कॉइन लेते हैं, तो उसकी सेंटर जो है, केंद्र जो बोलते हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो फिर उसके ऊपर उसको रख दें, अगर सही पे रखेंगे तो देखेंगे वो आपका सिक्का उसी तरह है। तो मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी
किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र है उससे उस वस्तु का वजन नीचे जाता है। अब देख लीजिए, इस तरह के खिलौना तो बाजार में दिखते ही हैं। ये देखिए, इस वस्तु का वजन जो है, वस्तु का वजन अगर ज्यादा वजनदार होगा तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी। सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र है यहाँ पे। और चूंकि देखिए यहीं पे वो वहां पे जमीन के साथ रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पूरे खिलौने का वजन ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको हिला देते हैं तो क्या होता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है थोड़ा इधर झुक जाती है, तो फिर इसके लिए एक आघूर्ण तैयार होता है, फिर ये यहां से आने के बाद फिर ये इधर चला जाता है। इस तरह करके आप देखते हैं ग्रेविटी, देखिए यहां था, अब जैसे ही आप इसको की, ये ग्रेविटी थोड़ी लंबी हो गई, इसकी दूरी जैसे ही ये लंबी दूरी हो गई, देखिए आप यहां से इसकी जो दूरी है इससे ज्यादा है, तो ये है कि पृथ्वी इसको खींचती है। खींचने के बाद ये फिर, लेकिन ये मोशन में क्या आगे चला जाता है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहता है। अब देखिए इसको, आप देखिए इस चीज को आप अगर समझ लीजिए, अगर आपका कोई तिकोना चीज आप अपने अनुभव से समझ सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये फिर अपने जगह पे आ जाएगी। तो स्टेबल, स्थायी संतुलन क्या बोलते हैं, जिसको अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हटाते हैं उसकी अवस्था के इसको मतलब ऐसे टेढ़ा करते हैं, मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इधर हट जाता है, तो भी वो काउंटर में ऐसे आके वो खड़ा हो जाता है। कुछ भी ऐसे चौड़े पेंदे को लेके आप गिराने का कोशिश कीजिए, देखिएगा एक एंगल के बाद वो गिर जाती है, लेकिन इस एंगल के कम अगर एंगल तक करते हैं तो वस्तु ऐसे 2-4 बार हिल के सीधी हो जाती है, जैसे इसकी तरह। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन। मतलब आप जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक ये अपने संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन अब इसकी समझिए, इसको बड़े मुश्किल से आपने इस पे खड़ा कर दिया, अब हल्का सा यहाँ टच करते ही इधर गिर जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस बॉल को देखिए, बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बीच में, इसको लात मारेंगे क्या, ये घूरता जाएगा। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे है, तो फिर ये अपने पहले पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम जानते हैं कि संतुलन 3 तरह की होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसको देखिए, हमने अब समझ लिया। तो इससे देखिए जितने भी सवाल बनते हैं ना, अब इसको करने के बाद 2 बार अगर देखने के बाद इसकी अगर पीडीएफ फाइल को देख लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को उठा लीजिए, आप देख के आश्चर्य हो जाएंगे, बहुत सारे सवालों को कर पा रहे हैं आप। ल्यूसेंट के बुक्स को लीजिए, हाथ में उठाइए, आप देखेंगे आप सारा कुछ पढ़ के समझने वाली स्थिति है, क्योंकि ल्यूसेंट बुक्स में ये सब नहीं है, ये सब देखे, और इसमें हमने 10 पेज तक आपका कर दिया, तो एक सीटिंग में 10 पेज हो गया। ऐसे अगर 4 सीटिंग में, तब की पूरी फिजिक्स खत्म हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, बोलता है स्थायी संतुलन की शर्त क्या है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र है नीचे की तरफ होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र अगर यहां हो जाएगा तो वस्तु ऐसे ही गिर जाएगी। स्थायी संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। देखिए ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, ये वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये 2 बार पढ़ेंगे, अभी जो आपने समझा है मैं जानता हूं आपके दिमाग में आ जाएगा। और किसी बल द्वारा विस्थापन को कार्य कहते हैं, ये आप कहते हैं, मतलब भूगोल के, सॉरी पदार्थ विज्ञान के या फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है। लेकिन आप किसी मजूरे को पकड़ के आए बोलिए कि यार तू दीवार को ठेल, दिन भर में ठेल करके भी वो आपसे पैसे मांगेगा। क्यों मांगेगा, बोला उसने काम किया है। फिजिक्स जो है, आप कोई बल लगाने के बाद जब तक किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो जहां तक वहां से नहीं हटता है, तो बोला जाता है कोई कार्य किया ही नहीं है। तो मतलब कार्य एक बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। वर्क बराबर बल लगने से अगर विस्थापन होता है, बल लगने से, फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ही बोला जाता है कि कार्य हुआ है। ठीक है ना, आप किसी आदमी को धक्का देते हो, वो गिर जाता है,
तो फिजिक्स बोलता है काम हो गया। सही में काम हो गया, आपने धक्का मारा वो गिर गया। अगर किसी आदमी को धक्का मार दो नहीं गिरता है तो कोई काम किया ही नहीं है। और ये जो वर्क का है इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है, ये हम जानते हैं। और साथ ही साथ कुछ चीजों को और भी जानना जरूरी है। यदि बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा का कोण बनता है तो W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा होता है। देखिए यहां एस कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का मान जो है आपके क्या कहते हैं, हॉराइजेंटल फैक्टर है। मतलब अगर ये थीटा बनता है तो हॉराइजेंटल फैक्टर जो होता है इसका जो कंपोनेंट होगा, तो मैं जानता हूं ये कॉमर्स और आर्ट्स के लड़के को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन मेरी मुश्किल भी यही है कि मेरे को यहां से आगे भी बढ़ना है, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तो खाली हम इसको समझ लेते हैं। हम वर्क बराबर एफ एन एस हमने समझा था, ये यहां पे हमने देखा था वर्क बराबर एफ या डी, डी के जगह पे हम एस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बल आपने ऐसे लगाया और कोई वस्तु ऐसे निकल गई, या आपने वस्तु के बल को ऐसे लगाया, वस्तु ऐसे जाता है, तो बीच में अगर कोण बनता है तो W बराबर होगा F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। अब आते हैं एनर्जी, शक्ति के ऊपर। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं। सीधी सी बात है, हम भी तो बोलते हैं अरे आज एकदम कोई एनर्जी नहीं है, मतलब मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। तो चलो ये जो हम बोलते हैं, ये शब्द को हमने जो है फिजिक्स से लिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा बोलते हैं। वस्तु की ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, मतलब इसके डायरेक्शन से कोई इसका लेना देना नहीं है। इसकी जो मात्रक है जूल है, स्केलर क्वांटिटी इसकी जूल है। अब जरा जान लें, एनर्जी दो तरह की होती है, एक गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दूसरा स्थितिज ऊर्जा है जिसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv²। आप इसको जानते हैं कि देखिए, अब जैसे एक चीज को यहां पे, एक चीज को मैंने दूसरे को दिखाया है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ये आदमी साइकिल को चला रहा है, साइकिल को चला रहा है मतलब काम कर रहा है, ये पैडल को मार रहा है, साइकिल यहां से चलते चलते यहां तक आ गई। अब ये पैडल को नहीं मार रहा है, साइकिल यहां से उतर रही है। ये मामला क्या हुआ, यहां पे जो उसने ताकत को लगाया, ऊर्जा को लगाया, साइकिल जो यहां तक पहुंचा, ये क्या कौन सी ताकत लगा रहा था, ये गतिज ऊर्जा लगा रहा था, गति हो रहा था ना, और ये यहां पे टॉप पोजीशन पे पहुंचा। तो इसके पास ये जो उसने पैर लगा के अपनी शक्ति का खर्चा किया, ये शक्ति अवस्था के शक्ति में चेंज हो गया, मतलब स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया। अब जहां यहां से वो ये होता है, साइकिल ढुलकता है, तो क्या होता है, देखो ये स्थितिज ऊर्जा जो था, यहाँ पे साइकिल एकदम स्लो हो गया। आप भी जानते हो जब भी आप भी ऐसे साइकिल चला तो ये हालत होता है। फिर जब इधर घुमा तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, मतलब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में चेंज होने लगती है। तो हम एक चीज को यहां पे देख के समझ रहे हैं, यहां से गतिज ऊर्जा यहां स्थितिज ऊर्जा में चेंज हुआ, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, फिर यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो मतलब क्या है, ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, लेकिन न इसको बनाया जा सकता है ऊर्जा को, न इसे खत्म किया जा सकता है।
अब गतिज ऊर्जा के रूल को हम जान लेते हैं। काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2m/v², मतलब आधा गुना इसकी वजन, मतलब जो साइकिल पे है ये आदमी है, ये खुद की वजन और साइकिल के वजन को लेके है। ये देखो साइकिल लेके तो चला जाएगा, अगर इसको मैं बोलूं कि स्कूटर लेके जाने के लिए, वो नहीं जा पाएगा। क्यों? स्कूटर की वजन और उसकी वजन जो है, वो वजन उसकी जो बल लगाएगा, बल से कम हो जाता है, जिसके लिए वो उसको उठा ही नहीं पाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/2mv²। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, जैसे ये विशेष अवस्था में पहुंचा है या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी की ऊर्जा, बांध बनाकर आपने पानी जमा कर दिया, गर्मी के समय में आपने पानी खोल दिया तो पानी बड़ी तेजी के साथ निकल के जाती है, तो वो क्या होता है, वो पानी की स्थितिज ऊर्जा तो थी, पानी के लेवल को उठा हुआ था। जैसे आपने हटाया, पानी तेजी से साथ निकलती है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा जो गति ऊर्जा में चेंज हो जाती है। घड़ी में चाबी में संचित ऊर्जा, अब तो चाबी वाली घड़ी है नहीं है। चाबी वाली घड़ी में क्या करते हैं, उंगली से हम घिस घिस के उसमें चाबी कसते हैं। चाबी कसते हैं मतलब स्प्रिंग उसकी छोटे होने लगती है, उसमें आपकी शक्ति संचित हो जाता है। जैसे ही आप छोड़ते हैं, वो फिर अपने पहले स्थान में आने की कोशिश करती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है, आपके पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh बोलते हैं। ये है एक जाना mgh। देखिए काइनेट एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है मास द्रव्यमान, g गुरुत्वजनित त्वरण, h बराबर ऊंचाई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम समझते हैं, जिसे हम संरक्षण के नियम कहते हैं। क्या बोला अभी? मैं बोला ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, गायब होती है, तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। जैसे समझ लीजिए आप किसी चम्मच को हाथ में पकड़े हुए आप फ्लोर पे गिरा देते हैं। चम्मच जब हाथ में था, जमीन से ऊपर था, उसमें क्या था, स्थितिज ऊर्जा था। जैसे छोड़ा, चम्मच तेजी के साथ नीचे उतरा, तो क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा जब जहां पकड़ के रखे थे, वहां से पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, फ्लोर में गिरी, आवाज हुआ, और वो आपका चम्मच स्थिर हो गया। तो चम्मच तो स्थिर हो गया, लेकिन चम्मच की ऊर्जा कहां गई? वो अब क्या है, गति ऊर्जा से आवाज जो हुआ, साउंड एनर्जी में चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है, ईश्वर जैसे ही अविनश्वर होते हैं, ऊर्जा भी उसी तरह है। ऊर्जा ना पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा को ना आप खत्म कर सकते हैं। केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा चेंज हो जाता है, जिसको आप ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ऊर्जा के रूपांतरित करने वाले कुछ नियम, उपकरण जो आप जानते हैं, बराबर आता है डायनामो। डायनामो में क्या है, डायनामो में आप जानते हैं कि बिजली बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर में देखेंगे क्या होता है, एक मोटर होता है जो एक कॉइल को घुमाता है। मतलब जो मोटर होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती आप पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, तो वो रासायनिक ऊर्जा है, जलाते हैं तो लाइट निकलती है, तो प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है। माइक्रोफोन क्या है, आप बोलते हैं बात, तो वो ध्वनि ऊर्जा है, और ध्वनि ऊर्जा किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या है, कि विद्युत ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में क्या होता है कि आप जो बोलते हैं, पहले वो ध्वनि जो है, मतलब माइक्रोफोन से अगर बोल रहे हैं तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है, फिर लाउड स्पीकर में क्या है, जाके विद्युत ऊर्जा फिर ध्वनि ऊर्जा में चेंज होता है। अब ये जो चेंजेस में आप, जैसे हम अभी, अब जब कोई नेता अगर भाषण दे रहा है और 10,000 लोग सुन रहे हैं, तो 1,000 लोग सुन रहे हैं, तो पीछे वाला व्यक्ति कैसे सुन रहा है, कि माइक्रोफोन से वो आदमी जितना बोल रहा था, लाउड स्पीकर जो है स्पीकर को, माने बात को लाउड कर देता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं।
सोलर सेल क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ट्यूबलाइट क्या है? विद्युत ऊर्जा जो है उससे लाइट निकलती है, प्रकाश ऊर्जा में है। विद्युत मोटर क्या है? आप बिजली दे रहे हैं और मोटर घूम रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। विद्युत बल्ब क्या है? आप इलेक्ट्रिक देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और प्रकाश निकलता है, साथ में थोड़ी गर्मी भी निकलती है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल का मतलब होता है बैटरी की बात कर रहा है। रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। सितार क्या है? हाथ से तार को जो हिला रहा है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा है जो ध्वनि ऊर्जा के मधुर संगीत में निकलता है। अब जरा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m है। तो इसे आपका वही ये क्या है, जहां p बराबर आपका संवेग है, अर्थात संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब इस पे एक सवाल आता है कि अगर आप 2 किलोमीटर के गति से चल रहे हैं, अगर आप 4 किलो के और आपकी गतिज ऊर्जा 3 है, अगर आप 2 किलोमीटर की गति मोमेंटम से चल रहे हैं और आपकी काइनेटिक एनर्जी जो 3 है, मतलब क्या कहते हैं, आपकी संवेग अगर 3 है, गतिज ऊर्जा अगर 3 है, काइनेटिक एनर्जी, अगर संवेग बढ़ा दिया जाए तो संवेग अगर 4 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये जो है, देखिए इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, विशेष करके आर्ट्स और कॉमर्स के लड़कों को। शक्ति, पावर क्या करते हैं? द रेट ऑफ वर्क इज पावर, कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति बोलते हैं। अब जरा इसको देख लें। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻⁶ वाट। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय या जूल बाई सेकंड। देखिए ये चीजों को तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इसके छोड़ के कोई ये नहीं है। देखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के बराबर होता है। देखिए 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट है। यू विल हैव टू, आपको उसको याद करना ही होगा। 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है? 1 वाट गुना 1 सेकंड बराबर 1 जूल होता है। तो ये बड़े नीरस सब्जेक्ट है, मैं भी समझ सकता हूं जो अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर 1000 वाट प्रति घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। जैसे वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये हॉर्स पावर, ये सब क्या है? पावर ऑफ यूनिट है, ये शक्ति है, ठीक है ना। और काम करने की शक्ति को ऊर्जा बोलते हैं। तो WS, WH, kWh मतलब वाट प्रति सेकंड, वाट प्रति आवर, किलोवाट प्रति आवर, ये कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं, ये एनर्जी यूनिट्स हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेविटी के बारे में थोड़ा जान लें। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। ग्रेविटी क्या है? देखिए अगर कोई वस्तु है, एक दूसरे को खींचता है, लेकिन उसमें से एक वस्तु अगर पृथ्वी हो तो उसके नाम को हम चेंज करके क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी का जो माप का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया है? अगर दो वस्तुएं m1 और m2 है, तो जिनका द्रव्यमान मतलब है वेट जो m1 और m2 है, एक दूसरे के से r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच में जो होगा, तो ये जितना बल से ये खींचेगा, ये इतना ही बल से खींचेगा, और इसकी मात्रा क्या होगी? g गुना m1 इंटू m2 बाई r। यहां g एक नियतांक है जिसका मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। ये आप देखिए, इसको खाली जानने की बात है। मतलब पृथ्वी में अगर आप और मैं खड़ा हूं
किसी एक जगह पे, तो मैं आपको खींच रहा हूं, आप भी मेरे को खींच रहे हो, लेकिन हम आप दूसरे में टकराते भी क्यों नहीं, आप सवाल है। क्योंकि आपको भी जितने बल से पृथ्वी खींच रहा है, मेरे को भी उतने ही बल से पृथ्वी खींच रहा है, जिसके लिए हम अपने जगह पे स्थिर हैं। अगर इस पृथ्वी की शक्ति को यहां से खींच के हटा दें तो हम आपस में टकरा जाएंगे। गुरुत्वजनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर नहीं निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 2-4 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, आपकी वजन के ऊपर नहीं होता है, आपके आकार या द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये सबको 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर के सेकंड के हिसाब से खींचता है। चाहे आप हो, एक हाथी हो और हिमालय पर्वत, सबको जो खींचने का दर होता है वो एक ही होता है, 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी के मान का परिवर्तन एक बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। देखिए, पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये बराबर इसमें सवाल आता है। चूंकि पृथ्वी की केंद्र से आप बोलेंगे सर चीज को खींचा जाता है, लेकिन तो भी एक ही बात है, पृथ्वी के सतह पर जो है, जमीन के ऊपर जो रखा हुआ है सर, वो जो है उससे आप जमीन में छेद करके अगर उस वस्तु को पृथ्वी के नीचे पे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। पृथ्वी के ऊपर भी आप आसमान में उस वस्तु को लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी जी का मान घट जाएगा। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। ये आप जान लीजिए, जी का मान जो है ध्रुव थोड़ा चपटा होता है, इसलिए यहां सबसे ज्यादा होता है। और विषुवत रेखा पे जो है, विषुवत रेखा वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकती है, यहां पे मान जो है वो आपका सबसे कम होता है। तो पोल पे सबसे ज्यादा होता है जी का मान और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। ये साहब पे सवाल आते हैं, तो अगर पृथ्वी की स्पीड को बढ़ा देंगे, अगर वो 24 घंटे में अगर पूरी एक घूर्णन के जगह पे 12 घंटे में एक बार पूरा पृथ्वी घूम जाए, मतलब 6 घंटे की दिन हो, 6 घंटे की रात हो, तो आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। हो सकता है आप घर में नहीं रहेंगे, आप आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। पृथ्वी की घूर्णन की गति को घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। थोड़ा सा अगर पृथ्वी की अगर आप 24 घंटे के जगह पे अगर आप सोचते हैं कि 48 घंटे का दिन और रात होगा, तो फिर क्या होगा, घर से आप निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जमीन से चिपके हुए रहेंगे। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूम लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाएगा। हाँ, अगर वो 17 गुना हो जाए पृथ्वी की कोणीय चाल, ठीक है ना, 17 गुना मतलब 24 घंटे में होता है, मतलब 1 घंटे में दिन रात होना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा, हर जो आपका इक्वेटर में है वो आदमी आसमान में उड़ के चला जाएगा। अब आते हैं लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आप भी जानते हैं कि उसको प्रतीत होता है कि उसका वजन बढ़ गया, और जब लिफ्ट के नीचे की ओर आता है तो आप देखेंगे कि उसको वो हल्का, खुद को हल्का लगता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये बात है। इस सवाल को बार बार पूछा गया है, लेकिन सवाल को जरा ठीक से देखना होगा। लिफ्ट अगर लिफ्ट एक गति से तो हो ही नहीं सकता, कि लिफ्ट कहीं पे रुकेगा, फिर अगर ऊपर जाए या नीचे जाए तो 0 से उसकी स्पीड बढ़ेगी। जब वो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो उस आदमी की अपने वजन में परिवर्तन महसूस होगा। लेकिन जैसे ही 1-2 सेकंड के बाद लिफ्ट में अगर एक स्पीड का हो जाता है तो वो जो आदमी है उसको कोई भार में उसकी डिफरेंस नहीं हो जाता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि अगर लिफ्ट तेजी से गिरता है, उसकी रस्सी को काट देते हैं, तो क्या होगा, आपका सर जो है लिफ्ट के ऊपर छत से जाकर टकराएगा।
यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट की त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसके छत से जा लगेगा, जो मैंने आपको बोला। आशा करता हूं कि ये चीजों को देखिए कि अगर आप एक बार ठीक से देखते हैं तो ये कोई भारी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। चलिए अब जरा केपलर्स के मूवमेंट या ग्रहों की गति के संबंध में जान लें, और यही हमारा आखिरी होगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। सूर्य की ग्रह की कक्षा के फोकस देखिए, केपलर्स के बारे में सीधी सीधी मैं बोलूं, क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी, हमारे को जो एक सोच था, वो सोच क्या था कि कोई भी अगर वस्तु अगर एक ही स्पीड में घूम रही है तो वृत्ताकार पथ में घूमेगी। केपलर ने बोला नहीं भाई साहब, नहीं घूमेगी, उसका सेंटर स्थिर नहीं होगा, उसका सेंटर भी हिलेगा। तो आप देखते हैं कि जब ये वृत्ताकार गति होती है, सूरज यहां पे है, फिर ये जो है ये प्लेनेट है, ये सूरज का ये सेंटर जो है बाद में जब ये इधर आता है तो उसको ये सेंटर यहां हट जाता है, तो ये सेंटर बीच में से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये मैं हल्के से, चूंकि हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैं, उनको समझाने के लिए बोला कि अगर हम एक वृत्ताकार पथ में सेंटर को बीच में पकड़ते हैं, केपलर्स के नियम के अनुसार, यहां देखते हैं उसके फर्स्ट लॉ को इतनी समझते हैं, सेकंड लॉ में क्या है, ये इस तरह बढ़ रहा है, थर्ड लॉ में से मोस्टली इधर आ जाता है। तो ये जो चीज है इसको हम उस तरह से जानते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक ग्रह के सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है, मतलब अंडे का रास्ते में करता है, तथा सूर्य ग्रह के कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब वो दूर हो जाता है उसका वेग घट जाता है। जब यहां होगा इसकी वेग बढ़ जाएगी, यहां पे होगा तो इसकी वेग घट जाएगी, क्योंकि ये सूरज से दूर है। सूर्य के चारों ओर ग्रह को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल करते हैं, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। परिक्रमण काल का वर्ग जो है टी स्क्वायर, सूर्य की ग्रह की सूर्य से औसत दूरत्व आर क्यूब के होगा, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो केपलर्स के इस लॉ के साथ साथ एक चीज जो बहुत बड़ी समझ में आना है कि ये सेंट्रल पोजीशन से ये डिस्प्लेस होता हुआ जाता है। चलिए आज हमारा यहीं पे केपलर्स का ये खत्म होता है, और हम थोड़ी सी और कुछ बातों को जान लेते हैं। सैटेलाइट क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, उपग्रह कक्षीय का चाल। उपग्रह के कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी कम होगी। अगर हमें क्या लगता है कि अगर पृथ्वी से जितना दूर होगा उसकी जो चाल है जो है वो ज्यादा होगा, ऐसी नहीं है, उसकी चाल कम हो जाती है। इसके लिए सूरज के सामने मंगल की स्थिति में जो मंगल की रिवोल्यूशन जो है वो कहीं ज्यादा है आपके प्लूटो के बनिस्पत। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 8 किलोमीटर अगर प्रति सेकंड है तो आप जरा कर लिए 480 किलोमीटर प्रति मिनट है। अब 480 किलोमीटर है तो घंटे का सोच लीजिए, ठीक है। उपग्रह के परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर जितने समय में लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो बड़ा आसान है। पृथ्वी के अति निकट, ये बार बार पूछा गया है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट होता है। चलिए अब यहीं पे हमारी क्लास को मोटा मोटी समाप्त करते हैं। आपको थैंक यू, आपने इतना देर तक मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि फिजिक्स का ये एक चैप्टर अगर देखा जाए तो आज हमने एक ही सीटिंग में 25% से ऊपर जो है फिजिक्स को कवर कर लिया है। और इस पे अगर ज्यादा आप ध्यान देते हैं तो फिजिक्स तो केवल 5 दिन का होता है। पूरे 5 दिन में एंटायर फिजिक्स जो है मैं ल्यूसेंट में जो डाला हुआ है उसे हम कंप्लीट कर पाते हैं। आशा करता हूं कि आप जरूर
एक लाइक तो मेरा बनता ही है आपसे।